और आइए आज चर्चा में शामिल खास मेहमानों का आपसे परिचय करा दें। हमारे साथ हैं सिराज हुसैन सर, जो कि पूर्व कृषि सचिव हैं। सिराज सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो पर। हमारे साथ हैं अदिति नायर मैम, जो कि चीफ इकोनॉमिस्ट है इकरा से। अदिति मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ हैं शुभ्रकांता पांडा सर, जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं फिक्की के। पांडा सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अदिति मैम, आपसे ही चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि महंगाई से जितना आम लोग परेशान है, हम सब परेशान है, उतना ही रिजर्व बैंक भी है। स्वाभाविक तौर से उनका मैंडेट भी है, और उस मैंडेट से ऊपर अगर इन्फ्लेशन है तो फिर कहीं ना कहीं सवाल आरबीआई पर भी खड़े होते हैं, और सबसे पहले खड़े होते हैं। अब आज जब शक्तिकांता दास साहब जब अनाउंस कर रहे थे पॉलिसी का, तो वो चेहरे पर उनकी शिकन दिख रही थी मैम, लेकिन उन्होंने भारी मन से ही सही, लेकिन साफ तौर पर कह दिया कि 2022 के अंत तक महंगाई ऐसी ही रहेगी, इनफैक्ट 6% से आगे ही रहेगी। ऐसे में 0.5% का ये जो ब्याज दरों में इजाफा किया गया है, क्या ये वक्त की जरूरत यही है या इससे और कुछ किए जाने की आवश्यकता है? क्या ये पर्याप्त कदम है मैम आज जो आरबीआई की ओर से उठाया गया? थैंक यू। एक चीज और मैं बोलना चाहूंगी, जो आरबीआई गवर्नर ने याद दिलाई कि अभी भी 50 बेसिस पॉइंट रिपो हाइक के बाद भी रिपो रेट जो है प्री पैंडेमिक लेवल से कम ही है। तो क्लियरली आगे जाके और रिपो रेट हाइक्स तो होंगे ही होंगे। हमें लग रहा है कि अगली पॉलिसी में 35 बेसिस पॉइंट्स और उसके बाद सितंबर वाली पॉलिसी में 25 बेसिस पॉइंट्स का रेट हाइक होगा। और ये जो सारे मेजर्स हैं, ये क्यूमुलेटिव जो रिपो रेट का इंक्रीज है, ये इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस को आउट ऑफ को अनएंकर होने से रोकेंगे। अभी जो सिचुएशन है वो इस तरह की बनी हुई है कि अंडरलाइन ट्रिगर हाई इन्फ्लेशनरी एपिसोड का है ग्लोबल, मोस्टली ग्लोबल फैक्टर्स, चाहे वो कमोडिटी प्राइसेस हैं, सप्लाई चेन डिसरप्शंस हैं, चाहे जो फूड में हमने इश्यूज देखे हैं फूड आइटम्स में, जैसे कि व्हीट और एडिबल ऑयल्स। उसके साथ ही साथ क्योंकि क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ के हमारे डोमेस्टिक प्राइसेस में ट्रांसमिट हो गई, उससे फर्स्ट और सेकंड राउंड इम्पैक्ट दोनों आए हैं। हीट वेव की वजह से हमारा लोकल डोमेस्टिक व्हीट का प्रोडक्शन कम हुआ, और कुछ सब्जियों के दाम भी बहुत ही जल्दी ऊपर बढ़ गए हैं। समर की प्राइसेस के पीक समर की प्राइसेस के पास चले गए हैं, उनको क्रॉस कर गए हैं। तो ओवरऑल इट्स अ स्टॉर्म ऑफ फैक्टर्स, मोस्टली ग्लोबल, कम डोमेस्टिक, जिनकी वजह से इन्फ्लेशन का इतना ज्यादा बड़ा कंसर्न आके खड़ा हो गया है। अब जो ग्लोबल सप्लाई फैक्टर्स है, उन पे तो हमारी डोमेस्टिक मॉनेटरी पॉलिसी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर नहीं सकती, लेकिन इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस को अनएंकर होने से जरूर रोक सकती है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आज का जो रिपो हाइक था, हमने 40 बेसिस पॉइंट्स एक्सपेक्ट किया था, इन लाइन विद द प्रीवियस ऑफ साइकिल पॉलिसी मीटिंग, लेकिन उससे बढ़कर थोड़ा 50 बेसिस पॉइंट्स का हुआ है, और आगे जाके हम और 60 बेसिस पॉइंट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगली दो पॉलिसी में मिला के 60 मैम? अगली दो पॉलिसीज मिला के 60, 35 और 25, यानी कि अभी जिन लोगों का सवाल ये है कि क्या आगे रेट हाइक होगा, तो फिलहाल अदिति मैम का यही मानना है कि आगे होगा। 35 और 25 मिला के 60 बेसिस पॉइंट का इजाफा आगे हो सकता है, क्योंकि दबाव इतना है और अभी चारा ज्यादा हाथ में नहीं है। सिराज सर, अब मेन चीज तो देखिए, अब महंगाई, अब आप इस पे हम बाद में चर्चा जरूर करेंगे इस पे, कि हम जैसा उसमें थोड़ा सा ग्लिम्स भी दिया है मैम ने कि ज्यादा इंपोर्टेड है और हमारा जो डोमेस्टिक इकोसिस्टम है उसमें थोड़ा सा प्रेशर पॉइंट्स हैं, जिसकी वजह से महंगाई में इजाफा हो रहा है। बट आम आदमी की जो चिंता है सर, वो फूड इन्फ्लेशन को लेकर है, और हर चीज के दाम बढ़ रहे हैं। सब्जी, दाल, फल, टमाटर 100 रुपए का मिल रहा है, हर कोई यही पूछता है। अब बहुत ज्यादा आम आदमी को समझ में आता नहीं है, पॉलिसी आएगी, पॉलिसी में कितना बेसिस पॉइंट घटाया बढ़ाया, उसको तो यही है कि भाई अगर इतने टमाटर के दाम 100 रुपए हो गए तो फिर सरकार क्या कर रही है? तो क्या आपको लगता है सर, मद्देनजर रखते हुए तमाम ग्लोबल और डोमेस्टिक सिचुएशंस को सरकार जो कदम उठा रही है वो पर्याप्त है कि आम आदमी की जेब पर इतना बोझ ना पड़े? कि मुझे लगता है कि सरकार की मजबूरियों को देखते हुए जो कदम सरकार ने उठाए हैं, वो मैं कहूँगा अच्छे डायरेक्शन में है। और सरकार को ये रियलाइजेशन हो गया है कि हम एग्रीकल्चर में उतने सरप्लस नहीं हैं जितना कई सालों से हम और हमारे कमेंटेटर समझ रहे थे। मैं चाहता हूं कि डॉक्टर अदिति नायर
इस इशू को और डिटेल में एग्जामिन करें अपनी टीम के साथ कि क्या इंडिया के एग्रीकल्चरल सरप्लसेस परमानेंट हैं या ये सरप्लसेस किसी साल होते हैं, 1-2 साल होते हैं और फिर हम डेफिसिट में चले जाते हैं। इस समय सरकार की मुश्किल ये है कि ग्लोबल प्राइसेस बहुत हाई हैं और डोमेस्टिकली क्लाइमेट चेंज का बहुत खराब इम्पैक्ट फसलों पर पड़ रहा है और उसकी वजह से हमारी सप्लाई साइड प्रॉब्लम्स चल रही हैं। बस मैं ये कह के अपनी बात खत्म करता हूं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो फैसला किया है ये कदरे देर से आया है। काफी दिनों से हम लोग ये देख रहे थे कि होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन डबल डिजिट में आ रहा है, तो इसको तो रिटेल में रिफ्लेक्ट होना ही था। ये कुछ देर से आया है कदम, लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कि अगर मॉनसून की प्रोग्रेस ठीक रही और खरीफ की क्रॉप ठीक आई तो हम समझते हैं कि फूड इन्फ्लेशन पे काबू किया जा सकेगा। एब्सोल्युटली। मैं शुभ्रकांता सर आपके पास आना चाहूंगा। बिल्कुल सही, जैसा कि सिराज सर ने भी कहा कि होलसेल प्राइस इंडेक्स लगातार बढ़ रहा था। इनफैक्ट 17-18 साल के हाई पर हमने देखा। अब आरबीआई अपना पॉलिसी जो है वो ज्यादातर मद्देनजर सीपीआई को रखता है, लेकिन हम जानते हैं कि डब्ल्यूपीआई बढ़ेगा तो कंपनीज का, इंडस्ट्री का, जो इस देश की इकोनॉमी की बैकबोन है, उनका इनपुट कॉस्ट बढ़ रहा है, उन पर दबाव आता है, उनके लिए कामकाज करना मुश्किल हो जाता है। तो इस वक्त सर, पहले तो मैं यही सवाल आपसे पूछूंगा, इस वक्त इंडस्ट्री कितना पेन पॉइंट में है, इंडस्ट्री पर कितना दबाव है, और आज का जो कदम उठाया गया आरबीआई से, क्या यह आप लोगों की एक्सपेक्टेड लाइंस पर था या अभी भी कुछ कमी है? देखिए, एज फार एज आज का जो पॉलिसी अनाउंसमेंट था एमपीसी का मीटिंग के बाद, तो हमारी एक्सपेक्टेशन यही थी कि रेपो रेट बढ़ेगी और जो एकोमोडेटिव स्टांस पहले था उसको घटाकर एकोमोडेशन घटाने की या कम करने की एक और आरबीआई बढ़ेगी। तो उस हिसाब से तो मैं जरूर यही कहूंगा कि एक्सपेक्टेड था। और महंगाई तो जरूर एक परेशानी की, बढ़ती हुई महंगाई तो जरूर एक परेशानी की बात है और उसको कंट्रोल करने के लिए दोनों मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी की जरूरत होती है। तो आरबीआई के हाथ में मॉनेटरी पॉलिसी है और आरबीआई आज जो कदम लिए हैं उससे मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन इन्फ्लेशन कंट्रोल आएगा इन स्टेप्स के वजह से। और गवर्नमेंट की साइड से जो फिस्कल पॉलिसी रहती है उसमें भी कई कदम उठाए गए हैं, जैसे कि फर्टिलाइजर सब्सिडी को बढ़ाना और फ्यूल प्राइस दरें जो कम की गई हैं उसके वजह से थोड़ा भी उसका असर भी होगा। तो दोनों क्या कहते हैं कि मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी को इन कॉन्सोनेंस काम करना पड़ेगा, आरबीआई को और गवर्नमेंट को इन कॉन्सोनेंस काम करना पड़ेगा, जो कि कर रहे हैं। और जैसे पहले अदिति जी ने बताई कि ये इन्फ्लेशन तो सिर्फ इंडियन फिनोमेना नहीं है, ये ग्लोबल फिनोमेना है। और इंडिया का इन्फ्लेशन ज्यादातर इम्पोर्टेड है ड्यू टू हाई कमोडिटी प्राइसेस, स्पेशली फ्यूल। क्योंकि बजट की अगर बात की जाए तो उस वक्त एक्सपेक्टेशन था कि इंडियन क्रूड बास्केट करीब $75 का रहेगा, जो अभी इनफैक्ट $105 के अजम्पशन पे आरबीआई सारे इन्फ्लेशन फोरकास्टिंग कर रखा है, लेकिन करंट स्पॉट प्राइस तो मेरे ख्याल से 120 के ऊपर है। तो काफी कुछ डिपेंड करता है कैसे ग्लोबल फैक्टर्स प्ले आउट करते हैं, क्योंकि अगेन रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हो या कुछ फॉलो ऑन सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस हो पेंडेमिक के, इन सबको थोड़ा एड्रेस करने के लिए वक्त लगता है। बट मेरे ख्याल से इन्फ्लेशन काबू में आएगी एंड वी हैव टू हैव आवर पेशेंस इन दिस रिगार्ड एंड आल्सो कीप इन माइंड कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते करते ग्रोथ को भी सपोर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज नॉट अ बाइनरी चॉइस कि हाई इन्फ्लेशन या तो नो ग्रोथ। सो दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा, जो कि आरबीआई और सरकार जरूर कर रहे हैं, सही कदम उठा रहे हैं। एब्सोल्युटली, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है कि महंगाई अगर बढ़ रही है तो फिर ये नहीं होना चाहिए कि आप उसके मेजर जो उठा रहे हैं तो फिर वो ग्रोथ पर वो रिफ्लेक्ट ना हो। ग्रोथ बढ़नी चाहिए अगर आप महंगाई को काबू करने के तमाम जो उपाय उठा रहे हैं वो, क्योंकि कल जो वर्ल्ड बैंक ने कहा है, जो चेतावनी दी है दुनिया के देशों को कि हम स्टैगफ्लेशन की ओर बढ़ रहे हैं। स्टैगफ्लेशन का मतलब ही यही है कि महंगाई भी बढ़ रही है और ग्रोथ भी आपकी श्रिंक हो रही है। तो ये दोनों जब होना चाहिए कि एक दूसरे के ग्रोथ बढ़े, महंगाई दर अगर बढ़ रही है तो कोई बात नहीं, लेकिन ग्रोथ तो दिखे। लेकिन अगर ग्रोथ भी नहीं बढ़ रही है और महंगाई भी बढ़ रही है तो फिर दुनिया मंदी की ओर जा सकती है। ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे और क्या क्या हमारे पास अभी ऑप्शंस बचे हुए हैं। खास मेहमानों के साथ चर्चा जारी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, देखते रहिए आपकी खबर आपका फायदा।
अगर आप में है खबरों को लेकर जुनून या पॉलिटिक्स, बिजनेस, टेक्नोलॉजी जैसे किसी अन्य विषय की गहरी समझ, तो जी मीडिया पहुंच रहा है आपके शहर। बस आपको पहुंचना है अपना सीवी लेकर एमिटी यूनिवर्सिटी मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे भाटन पनवेल। 9 और 10 जून सुबह 10 बजे से दीजिए ऑडिशन एंकर क्वेस्ट के लिए और बनिए जी मीडिया का नेक्स्ट फेस। बस आपकी उम्र होनी चाहिए 18 से 35 साल। और ज्यादा जानकारी के लिए anchor.quest@zmedia.slgroup.com पर मेल करें। देखते रहिए जी मीडिया। वाह डॉक्टर साहब, आप तो जीनियस हो। अच्छा, शेयर कौन सा लूं? सही सवाल गलत जगह। सही जगह है ग्लोब कैपिटल, जहां पर आपको मिलेंगे अवार्ड विनिंग रिसर्च बेस्ड आइडियाज, अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करने की सुविधा। ग्लोब कैपिटल, मनी मस्ट ग्रो। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो महंगाई पर प्रहार तो किया है आरबीआई ने, लेकिन क्या महंगाई की रफ्तार थमेगी? इस पर कर रहे हैं आज हम चर्चा। अदिति मैम, कमिंग बैक टू दैट स्टैगफ्लेशन जिसके बारे में कल अपनी रिपोर्ट में वर्ल्ड बैंक ने चेतावनी भी जारी की है। अब सिचुएशन तो यही लग रही है क्योंकि ग्रोथ का इंटरनेशनल जो अनुमान है वो तो घटाया ही है वर्ल्ड बैंक ने, साथ ही साथ भारत के लिए भी 1.25% घटाया है। और इधर रिजर्व बैंक खुद 1% महंगाई का अनुमान बढ़ा रहे हैं, मुद्रास्फीति का अनुमान बढ़ाकर 6.7 कर दिया है मौजूदा वित्त वर्ष के लिए। तो स्थितियां तो वही लग रही हैं जो चेतावनी वर्ल्ड बैंक दे रहा है, लेकिन क्या हम अभी मौजूदा स्थिति में किसी नतीजे पर पहुंचे या जल्दबाजी होगा? देखिए, हमारा अनुमान ग्रोथ पे एमपीसी से सहमत ही है। हम मार्च से यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस साल 7.2% की जीडीपी ग्रोथ होगी रियल टर्म्स में। और मेरे हिसाब से एक्चुअली मैं थोड़ा सा सिराज सर से थोड़ा सा फर्क एग्री पे मैं अपना व्यू देना चाहती हूँ। प्लीज सर, आप मेरे को करेक्ट करें जो मैं कह रही हूँ। देखिए, दो चीजें हैं मेरे हिसाब से। एक तो जो हीट वेव हुई है उससे वीट का जो आउटपुट है उसका इम्पैक्ट आया है। तो मुझे लगता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल Q1 की जीडीपी ग्रोथ में जो एग्रीकल्चर के आंकड़े आएंगे वो थोड़े नीचे होंगे, थोड़ी बहुत ही सबड्यूड ग्रोथ मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ Q1 में एग्रीकल्चरल आउटपुट में। दूसरी बात, जो इन्फ्लेशन पे भी इम्पैक्ट करेगी, वीट रबी क्रॉप है तो उसमें अच्छा मानसून होने से कोई इमीडिएट इम्पैक्ट प्राइसेस पे नहीं आएगा। तो इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट हीट वेव का वीट आउटपुट पे हमें वो उसके साथ काफी देर तक वील हैव टू लिव विद इट। तो सिर्फ रबी का जब आगे जाके अगले साल में हार्वेस्ट आएगा उससे इम्पैक्ट पड़ेगा वीट हार्वेस्ट पे। तीसरी बात, जो अभी का खरीफ क्रॉप अब तो होने वाला है, तो यस, आईएमडी ने अपना मानसून के फोरकास्ट को थोड़ा बेहतर किया है। रेजर्वोयर लेवल सीजनल टर्म्स में पिछले साल से बेहतर है, लेकिन मेरे हिसाब से दो कंसर्न्स हैं। एक तो ये है कि फर्टिलाइजर अवेलेबिलिटी, और दूसरी ये है कि जिस तरह से हमें लग रहा है कि शहरों में कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सर्विसेज अब काफी डिमांड में ऊपर होगी, तो वहां पे जॉब्स वापस रिवाइव हो जाएंगे। तो मुझे एक ये शक है कि इस साल अवेलेबिलिटी ऑफ मैन पावर रूरल एरियाज में सोइंग करने के लिए शायद पिछले दोनों सालों से कम होगी। जो हमने लॉकडाउन के टाइम में देखा था कि कंस्ट्रक्शन की जॉब्स पे इम्पैक्ट आया था, जनरली सर्विसेज सेक्टर में बहुत मंदी थी। तो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट होने से मुझे ये डर है कि एग्रीकल्चरल लेबर की अवेलेबिलिटी थोड़ी कम हो जाएगी। तो अच्छा मानसून होने के बावजूद शायद ऐसा हो सकता है कि एकरेज ऊपर तो मुझे लगता है बिल्कुल भी नहीं जाएगी, लेकिन मुझे डर है कि एकरेज इस साल थोड़ी कम ना हो जाए। तो उसकी वजह से मेरा तो Q2 और Q3 का भी जो एग्रीकल्चरल जीडीपी ग्रोथ का फोकास्ट है वो बहुत ज्यादा ऊपर नहीं है। और इसलिए मेरे को थोड़ा सा ये डर है कि ओवरऑल देखिए कुछ चीजें तो थम जाएंगी, जैसे कि वेजिटेबल प्राइसेस इवेंचुअली नॉर्मलाइज हो जाएंगे। अच्छे एमएसपी से अगर ऑयल सीड्स की प्रोडक्शन को बढ़ा दिया जाता है तो वहां पे थोड़ा बहुत कूलिंग इम्पैक्ट हो जाएगा। बट आई एम अफ्रेड कि थोड़ा बहुत फूड इन्फ्लेशन जो है बहुत जल्दी नीचे नहीं आने वाला। बिल्कुल। सिराज सर, आपका कमेंट इस पर, क्योंकि आरबीआई गवर्नर ने भी कहा कि मॉनसून के बाद कुछ दबाव कम होने की उम्मीद है। क्या वाकई में उम्मीद रखें?
देखिए, एक तो सबसे अहम बात यह है कि इन्फ्लेशन में एक्सपेक्टेशंस बहुत मैटर करती हैं। अगर जो मॉनसून नॉर्मल होगा तो एक्सपेक्टेशन सबड्यू हो जाएंगी, और एक्सपेक्टेशन सबड्यू होने से इन्फ्लेशनरी ट्रेंड थोड़ा सा चेक होता है। जहां तक रबी की बात है, तो ये बात सही है कि गवर्नमेंट के एस्टिमेट्स अब भी कह रहे हैं कि 106 मिलियन टन गेहूं का प्रोडक्शन है, और ट्रेड एस्टिमेट करीब 90-95 मिलियन टन है। अब ये बड़ी एक मुश्किल की बात है कि ये दोनों में इतना ज़्यादा डिफरेंस है। मैं ये समझता हूँ, मैंने लिखा भी था अप्रैल में, कि गवर्नमेंट ने ये ठीक ही डिसीजन लिया जो वीट एक्सपोर्ट्स को रिस्ट्रिक्ट किया। ये अलग बात है कि वो डिसीजन बहुत सडनली आया और उसको फेज आउट कर सकते थे। इसी तरीके से हम ये समझते हैं कि मॉनसून की प्रोग्रेस को वॉच करते हुए गवर्नमेंट को अपने जो ट्रेड पॉलिसी है उसको फाइन ट्यून करने की ज़रूरत है। अब देखिए, पिछले एक साल से हम देख रहे हैं कि चने के प्राइसेस एमएसपी से नीचे चल रहे हैं, लेकिन सारी पॉलिसीज जो लागू की गई थी सितंबर अक्टूबर में, इन्फ्लेशन को देखते हुए वो आज भी चने पर लागू हैं। तो हमारा पॉलिसी इन्वायरमेंट में जो एजिलिटी चाहिए उसको करने के लिए एक एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की ज़रूरत है, जो हर हफ्ते मीटिंग करके इन सब चीज़ों पर डिसीजन ले सके। एब्सोल्युटली। शुभकांता सर, इंडस्ट्री के लिए अब आगे की राह हम सब जानते हैं, क्योंकि अगले 2 से 3 महीने बिल्कुल अनिश्चितताओं भरे हैं, अनएक्सपेक्टेड, कुछ आप कह नहीं सकते हैं। खास तौर से रशिया क्या करेगा, यूक्रेन कब तक सह पाएगा या फिर फायर बैक करेगा, कितना कर पाएगा, उसमें वेस्टर्न वर्ल्ड की क्या भूमिका होगी, एक बहुत बड़ी अनसर्टेनिटी से गुजर रहे हैं पूरी की पूरी दुनिया और हम लोग भी। ऐसे में अगले 2-3 महीने क्या इंपॉर्टेंट होगा, इंडस्ट्री क्या देख रही है कि सरकार ऐसा करे कि एटलीस्ट जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है और इंडस्ट्री को जो चाहिए इकोनॉमी में अपने कंट्रीब्यूशन के लिए, वो बदस्तूर चलता रहे और स्मूथली चलता रहे। देखिए, इंडस्ट्री को क्या चाहिए, एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे फोकस चाहिए, जो कि सर्टनली सरकार ने काफी कदम उठाए पेंडेमिक के टाइम पे, जिससे बहुत असर पड़ा है। और उसके अलावा मैं ये कहूंगा कि जो अनसर्टनिटी है, सम ऑफ इट इज आउटसाइड आवर कंट्रोल। आई मीन, जब इनफैक्ट रशिया यूक्रेन वॉर चालू हुआ था, उस वक्त मेरे ख्याल से किसी को ये कोई सोचा नहीं होगा कि ये 4 या 5 महीने खींच जाएगा। सो दैट इज अ बिग फैक्टर विच वी हैव टू वेट एंड सी हाउ इट प्लेज आउट। बट जनरली अगर हम फिकी की तरफ से देखें, तो अप्रैल में जो हमारी एक बिजनेस कॉन्फिडेंस सर्वे हुई थी, तो उससे जो आंकड़े आए थे वो इंडिकेट यही किया था कि बिजनेस कॉन्फिडेंस अभी भी दृढ़ है, और इनफैक्ट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ रहा है, जिसके वजह से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आगे जाके चालू होने का उम्मीद रख सकते हैं। तो बेसिकली अगेन, आप अगर इन्फ्लेशन की बात करें, तो सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स एक बड़ी फैक्टर हैं, जो कि सिर्फ थ्रू फ्रेश इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी ऑगमेंटेशन से ही टैकल किया जा सकता है, क्योंकि जो आरबीआई कर रही है वो डिमांड साइड को देख के कर रही है, और जो फिस्कल पॉलिसी है वो सप्लाई साइड को देखते हुए प्लस जनरल एनवायरनमेंट को देख के इंडस्ट्री ये इन्वेस्टमेंट डिसीजंस वगैरह लेती है। तो मुझे लगता है कि बढ़ती कैपेसिटी यूटिलाइजेशन एक बड़ी अच्छी इंडिकेटर है, जिसके वजह से प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट विल कम इनटू प्ले एंड सप्लाई साइड विल बी एड्रेस्ड। बट द की थिंग टू कीप इन माइंड इज दैट ये सब ओवरनाइट नहीं होती है, और इन्फ्लेशन भी जब बढ़ा तो ये इट डिडंट हैपन ओवरनाइट, एंड इसको टैकल करके इसको टू ब्रिंग इट अंडर कंट्रोल विल आल्सो नॉट हैपन ओवरनाइट। सो सिराज जी ने जो पॉइंट कहा था कि एक्सपेक्टेशंस पर्टेनिंग टू इन्फ्लेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो आई थिंक आरबीआई पॉलिसी और गवर्नमेंट की एक्शन से एक एंकरिंग हो रही है ऑफ इन्फ्लेशन, जो व्हिच इन इटसेल्फ इज अ स्टार्टिंग पॉइंट टू ट्राई एंड ब्रिंग इट अंडर कंट्रोल। पांडा सर, मेरा एक सवाल आपसे ही रहेगा, मैं संक्षेप में चाहूंगा आप इसका उत्तर दें। बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं क्योंकि इंडस्ट्री का, जैसे मैंने आपको बताया कि इनपुट कॉस्ट बढ़ रही है, इन्फ्लेशन के लिए अभी जद्दोजहद चली रही है सरकार की तरफ से, कुछ कड़े फैसले इंडस्ट्री को भी लेने पड़ सकते हैं इन टर्म्स ऑफ जॉब्स, नए अपॉर्चुनिटीज। क्या उस मोर्चे पर हम आश्वस्त रहें, या हमारा जो वर्कफोर्स है या वर्कफोर्स का हिस्सा बनने वाले जो लोग हैं वो आश्वस्त रहें कि उनके लिए आने वाले 6-7 महीने ठीक ठाक रहेंगे, या फिर हमें वो जॉब वाले मोर्चे पर थोड़ा चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं?
नहीं, मुझे नहीं लगता ऑनेस्टली कि जॉब्स के फ्रंट पे कोई चैलेंजेस रहेंगे, बिकॉज अगेन आई मीन डिमांड इज स्ट्रांग, दैट इज वन ऑफ द रीजंस दैट इन्फ्लेशन इज हाई एंड देयर आर सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स। तो मुझे नहीं लगता कि जॉब्स के ऊपर कोई ऐसे असर आने वाला है। एंड जरूर आई मीन इंडस्ट्री जिस हद तक कॉस्ट प्रेशर्स एब्जॉर्ब कर सकती थी वो किया है, थोड़ा बहुत कीमत, I mean, to the extent it has not been able to absorb costs have been passed on, but none of this I see as having an impact, on the jobs front. ऑल राइट सर, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि ये जो संकट के बादल हैं ये जल्द से जल्द छटे। हालांकि कहा यह जा रहा है कि ये संकट पूरी दुनिया का साझा है, हमारा अकेला नहीं है, लेकिन हमें यह भी देखना होगा, जिसका थोड़ा सा एक संकेत अदिति मैम ने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में दिया था कि कितना इंपोर्टेड है और कितना हमारा अपना है। थोड़ा सा उसका तुलनात्मक अध्ययन हमें थोड़ा सा ज्यादा बारीकी से करना पड़ेगा, ताकि जो हमारा पार्ट है कम से कम वो प्ले कर सके। हमसे मतलब हमारी सत्ता और हमारा तंत्र कम से कम वो अपना पार्ट पूरा निभाए, ताकि आम आदमी को कुछ ना कुछ कहीं से भी राहत मिले। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे शो में आने के लिए। अदिति मैम थैंक यू सो मच, सिराज सर बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, शुभ्रकांत सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।